नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेज के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हैं, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी निरंतर चल रही होगी। तो आज की क्लास है अपनी BSER लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। और बहुत ही सिंपल सी क्लास है और क्वेश्चन यहाँ पे से उठते हैं जो आपको पता है, सिंपल से क्वेश्चन उठते हैं और केवल तथ्यात्मक क्वेश्चन उठते हैं। उनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। वहां से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम को अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं होगी। वहां पे सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा इस जो लोगो दिया गया यहाँ पे आपका BSER का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, वो आपके पास लोगो है। इसके अलावा आपके नोट्स के अंदर भी लोगो दिया गया है। इसके अंदर क्या चीज लिखे हैं और कौन एक देवा के आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 1957 लिखा है, विजय स्तंभ का फोटो है। वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीजें भी होनी पता है आपको। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है क्या, किसके लिए काम करता है, वो सारी बातें आज चर्चा करेंगे अपने। उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में। स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में, जिसकी जो एग्जाम डेट है वो 1 जून निश्चित की गई है और 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो आपको करना क्या है, एनडीसी क्लासेस का अपना जो ऐप है उसके अंदर जाना है आपको और वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और फीस ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है, जिसके अंदर आपको दोनों पेपर प्रोवाइड किए करवाए जाएंगे। जिसके अंदर जी एंड जीएस मतलब जो फर्स्ट पेपर होता है आपका 75 क्वेश्चन वाला वो, और इसके अलावा आपका सेकंड पेपर हिंदी का सेकंड पेपर जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप उसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करते हो, मेरिट बनाई जाएगी उसके अंदर बाकायदा। प्रथम स्थान प्राप्त करते हो आप तो वहां पर आपको 11,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर द्वितीय स्थान प्राप्त करते हो तो आपको 5100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। और अगर आप तृतीय स्थान प्राप्त करते हो तो 2100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर आपका इनमें से स्थान नहीं आता है, अगर 4 से 10 तक स्थान भी प्राप्त करते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ इनामी राशि प्रदान की जाएगी। और बात की जाए किन किन शहरों के अंदर ये आयोजित की जा रही है, तो ये शहर आपके पास हैं, दिए जा रहे हैं। जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ के अंदर तो आपने अपनी क्या है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसके अलावा और भी शहर हैं जैसे बाड़मेर, जोधपुर और सीकर का मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है या नहीं है। वो सर से बात करके फिर निश्चित किया जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि सीकर के अंदर है या नहीं है। ये थोड़ा, और बाकी शहर तो आपके वहां पे मतलब उनके जो एग्जाम सेंटर हैं वो सुनिश्चित कर दिए गए हैं कि हाँ, मतलब सेंटर मिलने भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही जाके वहां पर करवा दें, वहां पे सेंटर मिलने भी आवश्यक है, स्कूल या कॉलेज वगैरह। तो स्कूल या कॉलेज वहां पर आपको बता दिए कि जयपुर कहाँ है, बीकानेर में कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में कहाँ है, तो वो सारी चीजें आपको पता है। तो आपको करना क्या है, अब केवल रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पर आपकी जो डिटेल्स वगैरह, जो नाम वगैरह वो भरकर उसके बाद में जो आपका पेमेंट कटेगा 100 रुपए मात्र कटेगा। फिर देखो, फिर बात करते हैं अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बारे में बात करते हैं। वो क्या कह रहा है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद करनी है और यही क्या हो जाता है अपना इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज कि BSER है क्या, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। यहां पे क्या लिखा है, ऑफ लिखा है और यहां पर एजुकेशन लिखा है, एजुकेशनल नहीं है। वहां पर RSCERT के अंदर आपको एजुकेशनल मिलेगा, लेकिन यहां पर केवल एजुकेशन है, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि जो माइनर मतलब छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है वहां पे आपको ध्यान देना है। तो वो माइनर मिस्टेक अपने को करनी नहीं है। कहां पर एजुकेशनल आएगा, कहां पर एजुकेशन आएगा, वो चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां पर एजुकेशन है और एजुकेशन बाद राजस्थान, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर बात की जाए इसकी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता वाला माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर इसको क्या कहते हैं, मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं इसको या मुदालियर आयोग भी कह सकते हैं। तो मुदालियर आयोग 1952-53 कब का है, ये 1952-53 का है। की सिफारिश के अनुसार या की अभिशंसा के अनुसार, अभिशंसा शब्द आ जाए, सिफारिश शब्द आ जाए तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, दोनों एक ही मतलब निकलता है इनका। की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मकता लाने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक राज्य के अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंदर गुणात्मकता लाने के लिए क्या होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए। ये बात कहता कौन है,
तो आपका मुदालियर आयोग कहता है। मुदालियर आयोग भी कह सकते हैं इसको, या फिर आप माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसकी बात करेगा? माध्यमिक शिक्षा की बात करेगा। माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मकता लाने की बात करेगा। कौन करेगा? आपका मुदालियर आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग करेगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की थी। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। कब का है? तो 1952-53 का। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। 1 दिसंबर 1957 को राज्य की विधानसभा में, ये इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 1957, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, 1 दिसंबर 1957, 1 दिसंबर 1957 को राज्य की विधानसभा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 को पारित किया गया। यानी कि जो 1 दिसंबर 1957 को राज्य की विधानसभा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? अधिनियम 1957 पारित किया गया। यह भी ध्यान रखना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कौन सा है? अधिनियम 1957 को पारित किया गया 1 दिसंबर 1957 को। कहां पर किया गया? राज्य की विधानसभा के अंदर। इसके अलावा आपके सामने ये क्या है? आपका लोगो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जिसके अंदर आपको दिख रहा है सिद्ध भौतिक क्रमजा, आपका जो ध्येय वाक्य इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके अंदर विजय स्तंभ भी है, विजय स्तंभ है, एक तरफ पुस्तक है आपकी 1957 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? नीचे आपका लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, वो सारी चीजें आपको पता है। फिर देखते हैं अपने आगे, फिर आगे देखते हैं कि स्थापना। अब 1 दिसंबर 1957 को क्या किया गया? पारित किया गया। कहां पे? विधानसभा के अंदर। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? 4 दिसंबर को, यानी कि उसके 4 दिन बाद। 1 दिसंबर को पारित और 4 दिसंबर को क्या कर दी गई? इसकी स्थापना कर दी गई। 4 दिसंबर 1957 को स्थापना कर दी गई। कहां पर की गई? ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर की गई? तो जयपुर में की गई थी। लेकिन इसको स्थानांतरित कब किया गया? तो स्थानांतरित किया गया था 1 जनवरी 1961 को। 1 जनवरी 1961 को किया गया था, यानी कि लगभग कह सकते हैं 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद कर दिया गया था। हाँ, 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद स्थानांतरित कर दिया गया था। 1 जनवरी 1961 को अजमेर में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? अजमेर में 1 जनवरी 1961, यानी ये डेट भी याद रखनी है, ये डाटा है और डाटा याद रखना है। पारित किया गया था 1 दिसंबर 1957 को। 4 दिसंबर 1957 को तो किया गया, की गई इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। अगर बात की जाए 1 जनवरी 1961 को क्या कर दिया गया? इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर बात करते हैं पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था इसको। किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको क्या किया गया था? स्थानांतरित किया गया था। फिर बात करते हैं 1973 से वर्तमान भवन में संचालित है। 1973 से क्या है? ये वर्तमान भवन के अंदर संचालित है, यानी कि 1 जनवरी 1961 को क्या किया गया? इसको स्थानांतरित किया गया अजमेर के अंदर। लेकिन जो वर्तमान भवन है, जहां पर ये अभी संचालित है वर्तमान के अंदर, वो 1973 से क्या है? संचालित है। बात करते हैं आगे, बीएससीआर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासित संस्था है। स्वायत्त शासित, ये भी ध्यान रखनी है, किसके अधीन है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन है। फिर बात करते हैं आगे आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य है इसका सिद्धिर भवति क्रमजा। अब सिद्धिर भवति क्रमजा का अर्थ क्या होता है? ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। सिद्धिर भवति क्रमजा, तो सिद्धिर भवति क्रमजा का अर्थ होता है कि सफलता हमें क्रम करने से ही प्राप्त होती है। सफलता हमें क्रम करने से ही प्राप्त होती है। ये वाक्य कहता है, आपका ध्येय वाक्य है किसका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ध्येय वाक्य भी कह सकते हैं, आदर्श वाक्य भी कह सकते हैं। तो सिद्धिर भवति क्रमजा यानी सफलता क्रम करने से ही प्राप्त होती है, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सफलता कर्म करने से ही प्राप्त होती है। ये चीजें थोड़ी बहुत आपको लिख लेनी है साथ साथ के अंदर, नोट्स के अंदर सारी चीजें दी गई है। फिर आगे देखो, आगे है बीएसईआर की संरचना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की संरचना की आपको बात करनी है। तो इसका अध्यक्ष होता है एक। इसके अलावा बात की जाए तो उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष सहित, यानी कि साथ में उपाध्यक्ष भी होगा और पदेन सदस्य, यानी जो पद पर बैठे हैं वही सदस्य इसके अंदर आएंगे। तो वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर निर्वाचित सदस्य, इसके अंदर निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। विधानसभा स्पीकर द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? 2 होते हैं। विधानसभा स्पीकर भी क्या करता है? इनको मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को करता है? 2 को करता है। लेकिन बात की जाएगी जब राज्य सरकार की बात आ जाएगी तो यहाँ पर 17 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा?
राजस्थान सरकार द्वारा। अब बात करते हैं प्रतिष्ठित सह आवरण या फिर शिक्षाविद। शिक्षाविद क्या होते हैं? वो व्यक्ति जो शिक्षा के बारे में विशेषज्ञ होते हैं, शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ होते हैं, वो शिक्षाविद होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं प्रतिष्ठित सह आवरण भी कह सकते हैं। वो 2 सदस्य इसके अंदर होंगे। अब बात करते हैं कि एक अध्यक्ष हो गया, फिर उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य। उपाध्यक्ष कौन होता है? एक उपाध्यक्ष होता है, लेकिन वो पदेन होता है, उसके सहित पदेन सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर बात करते हैं कि निर्वाचित सदस्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं, और निर्वाचित सदस्य 7 होते हैं, इनको निर्वाचित किया जाता है। फिर बात आती है मनोनीत सदस्यों की, तो मनोनीत होते हैं विधानसभा स्पीकर द्वारा, तो होते हैं 2। फिर बात करते हैं कि विधानसभा द्वारा तो हो गए, लेकिन बात की जाए जब राज्य सरकार द्वारा, तो 17 हो जाएंगे। फिर बात करते हैं 2 सदस्य और बचते हैं, वो कौन से होते हैं? वो शिक्षाविद होते हैं, जो शिक्षा से संबंधित जानकारी रखते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि वर्तमान में बीएससीआर, अब इंपॉर्टेंट यहां पर होता है, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे कंफ्यूजन है कि वर्तमान में बीएससीआर में सदस्यों की संख्या कितनी है? 36 है। अब इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 36 आएगा, आपका पूरा 36 का आंकड़ा बैठेगा यहाँ पे। 36 का आंकड़ा वैसे शुभ नहीं होता है, लेकिन यहां पर इनको जोड़ने पर 36 का आंकड़ा आपके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2018 में राज्य सरकार द्वारा 5 सदस्य बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई थी, बढ़ाए नहीं गए थे, केवल सिफारिश की गई थी, बढ़ाए नहीं गई थी। तो वर्तमान में तो कितने हैं? 36 का आंकड़ा ही रहेगा, 36 से 5 बढ़ाकर 41 नहीं हो जाएगा, केवल सिफारिश की गई थी। ये बात ध्यान रखनी है। कब की गई थी? 2018 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखते हैं आगे। आगे अध्यक्ष। अब अध्यक्ष और पदेन सदस्यों के बारे में बात करेंगे। अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन सदस्य कौन होते हैं, इसके अलावा एक सचिव भी होता है, उप सचिव भी होते हैं, सहायक सचिव भी होते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आ जाएगी। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होता है। तो अध्यक्ष के क्या काम है, किसके द्वारा निर्वाचित मतलब मनोनीत होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। अब देखो अध्यक्ष क्या होता है। अध्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पर अगर हमने RSCERT की बात की थी, तो वहां पर अध्यक्ष होता था वो शिक्षा मंत्री था, लेकिन यहां पर शिक्षा मंत्री न होकर क्या है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है अध्यक्ष को। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अध्यक्ष का कार्यकाल की बात की जाए तो 3 वर्ष का होता है। कितना होता है? 3 वर्ष का होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है। क्या होता है? प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो ये आपका बोर्ड का अध्यक्ष हो जाएगा। प्रशासनिक प्रधान भी होता है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। इसके अलावा इसका कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, और इतनी सी बात में से आपका क्वेश्चन वहां पे बन जाएगा। अब बात करते हैं आगे पदेन सदस्य की। पदेन सदस्य जो पद पर पहले से हैं, वही इनमें सदस्य अपने आप में बन जाएंगे। कौन कौन से? जैसे अब सबसे पहले बात आती है, पदेन सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पद पर हैं। जब तक वो पद पर बने रहेंगे, वो बीएसईआर की संरचना, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो संरचना है, उसके अंदर शामिल रहेंगे। वो पदेन सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बाकी सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। जो पदेन सदस्य नहीं होकर बाकी अन्य पदेन सदस्य 7 होते हैं, 7 के अलावा जितने भी और हैं, जो चाहे मनोनीत होते हैं, चाहे निर्वाचित होते हैं, कुछ भी होते हैं, उन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। लेकिन पदेन सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि जो भी पद पर बने रहते हैं, जब तक उस पद पे यानी कि इस संरचना के अंदर वो रहेंगे, चाहे वो 2 वर्ष तक रहे, चाहे 4 वर्ष तक रहे, या कितने भी वर्ष तक रहे, वो सारे मतलब इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता एक प्रकार से। अब बात करते हैं निदेशक बीएसईआर का पदेन उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन होगा? तो यहां से बात निकल कर आती है कि निदेशक होता है, बीएसईआर का निदेशक होता है, वो क्या होता है? आपका उपाध्यक्ष होता है। किसका होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो आपका हो जाएगा बीएसईआर का निदेशक हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, उपाध्यक्ष होता है जो निदेशक होता है बीएसईआर का। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? तो बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन पदेन यानी उपाध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। बस इन दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात देखते हैं आगे। फिर बात आती है सचिव की। हम सचिव
को वहां पे नहीं, बीएससीआर की संरचना में नहीं जोड़ा था। क्यों? क्योंकि सचिव के अलावा भी होते हैं, उप सचिव भी होते हैं, सहायक सचिव भी होते हैं। अगर सचिव सहित पूछ लिया जाए तो संख्या 37 हो जाती है, लेकिन सचिव के साथ और भी जो अपने आरएस अधिकारी लेवल के समकक्ष अधिकारी और होते हैं, जैसे उप सचिव हो जाएंगे, सहायक सचिव हो जाएंगे, लेकिन वो उनके अंदर बीएससीआर की संरचना में नहीं आते। क्यों नहीं आते वो बात बताता हूं आपको कैसे। कि सचिव को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यहाँ पे मनोनीत नहीं, नियुक्त किया जाता है। ध्यान बात रखनी, वहां पे मनोनीत हो मतलब जो अध्यक्ष था वो मनोनीत किया जा रहा था, लेकिन सचिव को नियुक्त किया जा रहा है। ध्यान रखना इस चीज को। फिर बात आती है, सचिव आरएएस पद के समकक्ष होता है। किस पद के समकक्ष होता है? तो आरएएस पद के समकक्ष होता है, ना कि आईएएस पद के समकक्ष होता है। सचिव यहां पर आरएएस पद के समकक्ष होगा। फिर बात आती है, यह मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होगा? तो आपका हो जाएगा सचिव हो जाएगा। सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? अधिवेशनों का एजेंडा बनाना। अधिवेशनों का क्या बनाना होता है? एजेंडा बनाना व उनका संचालन करना होता है। पहले तो उनका एजेंडा बनाओ, किस प्रकार से काम करना है, और उसके बाद उन कार्यों को क्या करना है? संचालन करना है। तो वो काम हो जाएगा, मुख्य कार्य किसका हो जाएगा? सचिव का हो जाएगा। फिर बात आती है कि सचिव बीएससीआर के किसी भी अधिवेशन में शामिल होने, यहां पर बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो देखो कैसे कि सचिव बीएससीआर के किसी भी अधिवेशन में शामिल होने व बोलने का हक रखता है। कि सचिव क्या करेगा? सचिव वो उन 36 जो सदस्य हैं उनके अंदर तो शामिल नहीं है, लेकिन वो किसी भी अधिवेशन में भाग ले सकता है, उसके अंदर बोल सकता है, यानी कि वो हक रखता है भाग लेने में, बोलने का, लेकिन मत देने का हक नहीं रखता। मत देने का हक नहीं रखता। मत देने का हक वो 36 सदस्य ही रखेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा अधिवेशन किस प्रकार? सचिव भी होते हैं, उप सचिव भी होते हैं, सहायक सचिव होते हैं, यानी कि वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सचिव के अलावा भी उप सचिव भी होते हैं, सहायक सचिव होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? सचिव के सहयोग करते हैं एक प्रकार से। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कुछ चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ज्यादा नहीं बनेगी आपकी। फिर बात करते हैं अधिवेशन की। अधिवेशन की बात जब आएगी तो वर्ष में 2 बार होता है। वर्ष में 2 बार अधिवेशन होता है। वर्ष में 2 बार अधिवेशन होता है। एक होता है मार्च अप्रैल वाला जो अधिवेशन होता है, वो वार्षिक अधिवेशन कहलाता है एक प्रकार से। वार्षिक अधिवेशन कौन सा कहलाएगा आपका? जो मार्च अप्रैल के अंदर जो अधिवेशन होगा आपका, वो आपका कहलाएगा वार्षिक। मार्च अप्रैल नहीं, फरवरी मार्च वाला। फरवरी मार्च के अंदर जो अधिवेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वार्षिक अधिवेशन कहलाएगा। यहाँ पर फरवरी मार्च का वार्षिक अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। अगर बात की जाए कि अधिवेशन में सदस्यों की 1/3 संख्या होना आवश्यक है। 1/3 संख्या। अब देखो, सदस्यों की अधिवेशन हो रहा है तो अधिवेशन के अंदर मतलब कुल सदस्य कितने हैं? 36 सदस्य हैं। लेकिन जब अधिवेशन होगा तो ये 36 के 36 नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 12 सदस्य ही हैं, टोटल 12 सदस्यों ने भाग लिया तो भी क्या हो जाएगा? आपका अधिवेशन हो जाएगा। लेकिन 12 से अगर 11 हो जाएंगे ना तो यह अधिवेशन नहीं होगा। 12 पर हो जाएगा, लेकिन 11 सदस्य भी होंगे तो अधिवेशन नहीं होगा। तो 1/3 सदस्यों का होना क्या है? आवश्यक है। किसके लिए? अधिवेशन के लिए। किसके अधिवेशन में? बीएसईआर के अधिवेशन में 1/3 सदस्यों का होना आवश्यक है। ये इसके अंदर कोई दिक्कत समस्या? सचिव की बात होगी। सचिव क्या होता है? नियुक्त होता है, मनोनीत नहीं होता है। आरएस पद के समकक्ष होता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। अधिवेशनों का एजेंडा बनाता है, उन एजेंडों का क्या करता है? फिर संचालन करता है। फिर सचिव क्या करता है? किसी भी अधिवेशन में बोलने व मतलब बोलने में उपस्थित होने का हक रखता है, लेकिन मत देने का हक नहीं रखता है। अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है। फरवरी व मार्च वाला अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो अगर अधिवेशन 1/3 सदस्य होने पर ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो 1/3 संख्या का होना आवश्यक है अधिवेशन में सदस्यों के। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं बीएससीआर के कार्य। यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन सकता है। वहां से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी थोड़े बहुत, लेकिन टफ क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से बन सकते हैं। और इन चीजों को आपको थोड़ी थोड़ी बारीकी से ध्यान देने वाली चीजें हैं। ये कौन कौन सी हैं वो देखनी है अपने। बीएससीआर के कार्य मुख्य क्या है? तो सबसे पहले आता है बोर्ड की परीक्षाएं करवाना। बोर्ड की परीक्षाएं करवाना, तो बोर्ड की परीक्षाएं करवाता है। जैसे बीएससीआर 10वीं बोर्ड की परीक्षा, जिसके अंदर माध्यमिक परीक्षा आ जाएगी, या फिर प्रवेशिका जिस संस्कृत विभाग के अंदर, सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर तो आपकी माध्यमिक शिक्षा आ जाएगी, लेकिन बात जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की आई तो उसको प्रवेशिका कहते हैं। वो होती 10वीं की है,
10वीं बोर्ड की होती है वहां पर भी, लेकिन सामान्य में माध्यमिक शिक्षा, लेकिन वहीं पर संस्कृत विभाग के अंदर आपकी प्रवेशिका आ जाएगी। 12वीं बोर्ड के अंदर उच्च माध्यमिक का बोलते हैं, लेकिन वहीं संस्कृत विभाग में वरिष्ठ उपाध्याय बोलते हैं, वरिष्ठ उपाध्याय बोलते हैं। और रीट की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, कौन करवाता है? तो BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है करवाता है आपका। फिर है विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना व उनको क्रमोन्नत करना, मान्यता प्रदान भी करता है और उनको क्रमोन्नत भी करता है। एक प्रकार से चाहे सरकारी हो गैर सरकारी जो भी आपके विद्यालय हैं उनके अंदर जाकर मतलब एक प्रकार से निरीक्षण करता है, पहले निरीक्षण करता है, उनकी जांच करता है कि किस प्रकार से ये उन विद्यालयों के अंदर गुणात्मकता है या नहीं है, उनके अंदर सुविधाएं है या नहीं है, उनके बाद में उनको मान्यताएं प्रदान करता है, उनको क्रमोन्नत भी करता है। क्रमोन्नत जैसे 8वीं तक का स्कूल है तो उसको 10वीं तक का किया जाता है, 10वीं तक का है तो 12वीं तक किया जाता है, मतलब उनकी जो सारी चीजें जो भी उनके मापदंड है एक प्रकार से, तो मापदंड वो पूरे कर रहे हैं या नहीं, तो उन मापदंडों के अनुसार उनको क्या किया जाता है? क्रमोन्नत किया जाता है और उनको मान्यताएं प्रदान की जाती है। फिर बात करते हैं बोर्ड की अंक तालिकाओं, प्रमाण पत्रों व राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका का प्रकाशन कार्य करवाना। तो अंक तालिकाओं का प्रकाशन करता है, प्रमाण पत्रों का भी प्रकाशन करता है, अंक तालिकाओं का प्रकाशन, प्रमाण पत्रों का प्रकाशन। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका, जिसको क्या बोलते हैं? द राजस्थान बोर्ड जनरल ऑफ एजुकेशन का प्रकाशन करवाना, और इसका प्रकाशन होता है त्रैमासिक। बस इतना से ध्यान रखना, इसका प्रकाशन क्या होता है? त्रैमासिक होता है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका का, जिसको बोलते हैं द राजस्थान बोर्ड जनरल ऑफ एजुकेशन का प्रकाशन कार्य करना, तो इसका प्रकाशन होता है त्रैमासिक। फिर बात करते हैं कि विद्यालयों में रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। रचनात्मक जैसे चाहे छात्र हो चाहे आपके शिक्षक हो, दोनों में क्या करते हैं? रचनात्मक जो भी आयोजन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका आयोजन करते हैं, जिसके अंदर छात्र भी भाग लेते हैं, शिक्षक भी भाग लेते हैं। तो इनका आयोजन भी कौन करवाता है? तो वो करवाता है आपका BSER करवाता है, BSER करवाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझे? तो ये 4 कार्य यहाँ पे दिए गए, आगे भी देखेंगे, जिसके अंदर परीक्षाएं करवाना, 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं, 8वीं की परीक्षाएं कौन करवाता है? तो डाइट करवाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे 8वीं की परीक्षा नहीं लिखी गई है, 8वीं की परीक्षा तो डाइट करवाता है, लेकिन 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कौन करवाता है? तो आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। विद्यालयों को मान्यताएं और उनको क्रमोन्नत करना यानी अपग्रेड करना, अंक तालिकाओं और प्रमाण पत्रों का प्रकाशन करवाना, और इसके साथ राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका, जिसको बोलते हैं राजस्थान बोर्ड जनरल ऑफ एजुकेशन का प्रकाशन कार्य करवाना, जो त्रैमासिक प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो विद्यालयों में रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। रचनात्मक प्रतियोगिताएं वो होती है जिसके अंदर छात्र किसी अलग अलग कार्यों को दर्शाते हैं, अपने मतलब एक प्रकार से रुचि से जो कार्य करते हैं, किस प्रकार के कार्य करते हैं, जिसके अंदर छात्र भी शामिल होते हैं, जिसके अंदर शिक्षक भी शामिल होते हैं। तो रचनात्मक कार्यक्रमों को का संचालन या आयोजन कौन करता है? तो आपका BSER करेगा। फिर आगे देखते हैं कि श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार संबंधी कार्य। अगर श्रेष्ठ विद्यालय यानी कि उनके अंदर किस प्रकार की गुणात्मकता है, वो उनके मापदंड क्या है और किस प्रकार से विकास किया जा रहा है, किसका? बच्चों का किस प्रकार से विकास किया जा रहा है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन विद्यालयों को क्या दिया जाता है? आपका श्रेष्ठ विद्यालयों का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनके अलावा विद्यार्थियों को भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है किसके द्वारा? मतलब जो केंद्र सरकार क्या देती है, केंद्र सरकार जो छात्रवृत्ति देती है किसको? BSER, मतलब एक प्रकार से जो छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, वो प्रदान की जाती है BSER को, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को देता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आगे छात्रों को क्या करता है? वो प्रदान करता है। ये आ जाएगी आपकी केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य भी कौन करता है? तो ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा। फिर है राज्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना। तो आयोजन और प्रायोजन, मैंने 2 चीजें बताई थी वहां पर। RSCRT के बारे में बताई थी कि प्रायोजन करवाता है, प्रायोजन यानी कि प्रायोजित की जाती है, प्रायोजन यानी कि वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो आपका RSCRT करता है। लेकिन उसका आयोजन, उसका संचालन कौन करता है? तो आपका करेगा ये आपका BSER, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा। अब बात करते हैं कि राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। अब बात करते हैं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। इसके अंदर पात्रता क्या होनी चाहिए? पात्रता है कक्षा 9 व 11 में 50% अंकों से उत्तीर्ण हो, ये आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इससे नीचे वो उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, नहीं। इस जो 50 से कम है वो तो शामिल होंगे नहीं, इसके अंदर 50 से ऊपर वाले ही शामिल हो सकते हैं, बस इतना से ध्यान रखना। और कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत हो। अब क्या है, जो 50% से ऊपर अंक हासिल करते हैं उनको ही इसके अंदर भाग लेने दिया जाता है। अब बात करते हैं कि पुरस्कार। अब पुरस्कार होते हैं, इसके अंदर 20
विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। तो 20 विद्यार्थियों का चयन होता है, मतलब उनके अंदर पहली शर्त तो ये है कक्षा 9 व 11 में 50% अंकों से क्या हो, उत्तीर्ण हो, और कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत हो। यानी कि 9 वाला 10 में अध्ययनरत हो और 11 में अगर 50% अंक है तो 12 में अध्ययनरत हो। अब उनकी एक परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। उन परीक्षा के अंदर अगर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया तो आपको मिलेंगे 4000 रुपए। कितने? 4000 रुपए। अगर आप बाद में जो 19 जो छात्र या विद्यार्थी जो शेष बचते हैं तो उनको 2000 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये है आपकी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। ये क्या है? आपकी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। तो ये बात होगी। इसके अंदर बस इतना ध्यान रखना है कि 50% से नीचे वाले इसके अंदर भाग नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कक्षा 9 व 11 के अंदर 50% अंक हासिल किए हो आपने तो ये आप उसके अंदर भाग ले सकते हो। और कक्षा 10 और कक्षा 12 के अंदर आप क्या हो, पढ़ रहे हो या फिर मतलब अध्ययनरत हो। इसके अलावा बात करें तो प्रथम स्थान प्राप्त करते हो आप तो 4000 रुपए, और जो बाकी शेष 19 छात्र या विद्यार्थी बचते हैं तो उनको 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं अपने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की। तो वहां पर तो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा थी, यहां पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। प्रथम स्तर तो प्रथम स्तर पर यह परीक्षा BSER द्वारा ली जाती है। तो पहले जो मतलब प्रथम, इसके अंदर 2 स्तर हैं। पहले स्तर पर BSER द्वारा यानी कि राज्य स्तर पर ली जाती है जो परीक्षा, तो इसमें 234 बालकों का चयन किया जाता है। यानी परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके अंदर जो श्रेष्ठ 234 बालक है उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। फिर बात करते हैं कि कक्षा 9 में 55% अंकों से उत्तीर्ण हो। इस परीक्षा के अंदर वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो कक्षा 9 में 55% अंकों से क्या हो, उत्तीर्ण हो। इसके अलावा कक्षा 10 में क्या हो, अध्ययनरत हो। बस ये चीजें तो आपको पता समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर तो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर 50% थे, यहां पर 55% है, इतना सा फर्क है। और इसके अंदर वहां पर तो 20 बालकों का चयन किया गया, पास किया गया, लेकिन यहां पर 234 बालकों का चयन किया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे 234 बालकों का चयन किया गया। ये परीक्षा किसके द्वारा ली गई? BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई। अब दूसरा स्तर क्या कहता है? द्वितीय स्तर कहता है कि यह परीक्षा NCERT द्वारा ली जाती है। यह राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है तो NCERT द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी। बात करते हैं कि इसमें प्रथम स्तर पर चयनित 234 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यानी कि यही 234 विद्यार्थी क्या लेते हैं, इसके अंदर भाग लेते हैं, इस परीक्षा के अंदर बैठते हैं। फिर बात करते हैं कि चयनित विद्यार्थियों को इन 234 में से भी जो श्रेष्ठ निकल कर आते हैं उन चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में 1250 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। अगर इसके अंदर आप सिलेक्ट हो गए कक्षा 11 और 12, कक्षा 11 और 12, मतलब ये ध्यान रखना यहां पर 9 और 11 नहीं है, यहां पर केवल कक्षा 9 में 55% ध्यान रखना। वहां पर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर कक्षा 9 व 11 में 50% था, लेकिन यहां पर कक्षा 9 की बात हो रही है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की केवल और केवल कक्षा 9 में 55% होने चाहिए। और कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? कक्षा 10 में पढ़ रहे हो तो ही आप इसके योग्य हो। और बात की जाए तो इसमें प्रथम स्तर पर चयनित 234 विद्यार्थी भाग लेते हैं। इसके अंदर जो पास किए गए थे, चयनित किए गए थे, और चयनित विद्यार्थियों को इसके अंदर भी परीक्षा में जो पास होते हैं चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में 1250 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। यूजी पीजी के लिए 2000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। 11 और 12, जब 11वीं और 12वीं करते हो तो 1250, 1250 रुपए। और जब 12वीं पास करने के बाद जैसे आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो तो 2000 रुपए प्रतिमाह आपको प्रदान किए जाएंगे। ये बात होती है अपनी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कितने बालकों का चयन किया जाता है? तो 234 बालकों का चयन किया जाता है। कौन सी कक्षा में उत्तीर्ण हो? 9वीं क्लास में उत्तीर्ण हो। कितने प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो? तो 55% से। कौन सी क्लास में अध्ययनरत हो? तो आपकी कक्षा 10 में अध्ययनरत हो। और कितने मतलब उसके बाद में दूसरी परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो NCERT द्वारा आयोजित की जाती है। और बात की जाए तो आपको कितने रुपए मिलेंगे प्रतिमाह? तो अगर 11वीं और 12वीं के अंदर आप प्रवेश करोगे तो आपको 1250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। जैसे ही आपने 12वीं पास करने के बाद यूजी व पीजी में एडमिशन लिया, यूजी करने के बाद या मतलब यूजी के अंदर एडमिशन लिया तो आपको 2000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। और यूजी करने के बाद जैसे आप पीजी में एडमिशन लोगे तो भी आपको 2000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या यहां तक दुख दर्द चिंता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आगे देखो,
आगे पुरस्कार योजना। पुरस्कार योजना ये शुरू की गई थी 2017-18 से। शिक्षा रत्न पुरस्कार शिक्षक को दिया जाता है 1 लाख रुपए, शिक्षक को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। बात करते हैं आगे, बात करें आगे तो खेल रत्न पुरस्कार ये दिया जाता है विद्यार्थी। शिक्षा रत्न तो शिक्षक को, लेकिन खेल रत्न विद्यार्थी को 51,000 रुपए। फिर बात करते हैं कला रत्न, तो विद्यार्थी को दिया जाता है कला रत्न भी 51,000 रुपए। तो ये 3 पुरस्कार है, शिक्षा रत्न, खेल रत्न और कला रत्न। अब ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो शिक्षा रत्न है वो तो दिया जाता है आपको शिक्षक को, लेकिन शिक्षा रत्न शिक्षक। फिर अगर बात की जाए खेल रत्न और कला रत्न तो ये दिए जाते हैं आपके विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। तो शिक्षक को तो दिए जाएंगे आपको 1 लाख रुपए, और जैसे विद्यार्थियों की बात आएगी तो आप दिए जाएंगे 51,000 रुपए। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आती है, फिर बात आती है एक इंपॉर्टेंट, एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना जो 2012 से शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी? जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। जो बालिका शिक्षा है उनको मतलब ये कह सकते हैं कि महिला शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिसके अंदर बात होती है कि अगर तो आप अपने माता पिता की इकलौती पुत्री संतान हो या फिर द्विपुत्री संतान हो, या तो 1 पुत्री हो या फिर 2 पुत्री हो, लेकिन एक कंडीशन और है वो भी बताऊंगा आगे। ये देखो कि इस योजना में उन छात्राओं को लाभ मिलेगा। किनको मिलेगा? उन छात्राओं को लाभ मिलेगा जो एकल यानी कि 1 पुत्री हो या 2 पुत्री हो, मतलब लड़का नहीं हो, मतलब इकलौती संतान हो या 2 संतान हो तो दोनों लड़कियां हो। ध्यान रखना इसके अंदर लड़का शामिल नहीं है। अगर आपके कोई भाई है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते। केवल आप 2 बहनें हो या फिर केवल आप अकेली हो तो ही आप इसका लाभ ले सकते हो। ध्यान रखना, एकल या द्विपुत्री संतान है और बोर्ड की निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में प्राप्त किए हैं। जो बोर्ड ने निर्धारित की होती है, मतलब इस जो पुरस्कार योजना है इसके लिए बोर्ड क्या करता है, एक निर्धारित कट ऑफ जारी करता है कि इतने प्रतिशत से ज्यादा अंक लेने वाली जो बच्चियां हैं वो इसके लिए योग्य होंगी। तो इसके अंदर कक्षा 10 व 12 के अंदर जो आपने बोर्ड के अंदर मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर किया जाता है। बीएसईआर छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। कौन निभा रहा है? तो आपका बीएसईआर निभा रहा है। छात्रों को नहीं, छात्राओं को, जो बालिका है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाई गई थी, जिसके अंदर आप माता पिता की इकलौती संतान हो या द्विपुत्री संतान हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, एक कंडीशन और क्या है, बोर्ड की ओर से ये दिशा निर्देश क्या जारी किए। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस पुरस्कार योजना में वे छात्राएं ही पात्र है जो अपने माता पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी आप एक ही संतान है और एकमात्र पुत्री है, या क्या लिखा है, या 2 पुत्री हैं, या केवल 2 पुत्री है। फिर अथवा एक कंडीशन और आती है, अपने माता पिता की 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां वैसे तो नहीं होनी चाहिए, अगर 3 बेटियां हैं, अगर आप 3 बेटियां हो तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप 3 बहनें हो तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है कि माता पिता की 3 बेटियां हैं लेकिन एक बेटी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हो। अगर एक बेटी होने के बाद अगर 2 जुड़वा बेटियां हो जाए तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसमें दोनों जुड़वा बेटियों को 1 इकाई माना जाएगा, यानी कि एक बेटी तो को 1 इकाई माना जाएगा, लेकिन आप जुड़वा हो जाते हो तो आप उन 2 जुड़वा बेटियों को 1 इकाई माना जाएगा, यानी कि एक प्रकार से 2 बेटियां ही मानी जाएगी। मतलब एक प्रकार से 2 इकाई के रूप में बात की जा रही है, तो एक बेटी 1 इकाई के रूप में, दूसरी बेटी 2 इकाई के रूप में। तो अगर दोनों जुड़वा बेटियां हो गई एक बेटी के बाद, अगर पहली बार में 2 जुड़वा बेटियां होगी तो 2 इकाइयां हो जाएगी, लेकिन एक बेटी होने के बाद 2 जुड़वा बेटियां हो गई तो वो 1 इकाई माना जाएगा। तो इसके अंदर ये आपके दिशा निर्देश है। तो जिला स्तर पर अगर आपने जो निर्धारित कट ऑफ है उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आपको 11,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चाहे आप 10वीं की बात कर लो चाहे 12वीं की बात कर लो, निर्धारित कट ऑफ होती है उसके अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं राज्य स्तर पर कक्षा 10 को मिलते हैं 31,000 रुपए। 31,000 रुपए। ठीक है, कक्षा 10 पर 31,000 रुपए राज्य स्तर पर प्रदान किए जाते हैं, और राज्य स्तर पर कक्षा 12 के अंदर 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बात की जाए इसके अंदर अलग अलग संकाय होते हैं, जैसे कला संकाय, वाणिज्य संकाय, एग्रीकल्चर वो आपका जो साइंस जो विज्ञान संकाय, तो इन चारों संकायों के अंदर
अलग अलग राशियां प्रदान की जाती है, जो निर्धारित कट ऑफ जारी की जाती है उससे ऊपर ऊपर आगे जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर। तो ये सारी चीजें आ जाएगी। ये किसके अंतर्गत आती है? तो एकल व द्विपत्री जो पुरस्कार योजना है उसके अंतर्गत आती है। अगर बात की जाए ये कब शुरू की गई थी, तो 2012 में शुरू की गई थी। किस लिए शुरू की गई थी? तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। बड़े ही सिंपल सी चीजें हैं, कोई दिक्कत समस्या यहां पर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। फिर बात करते हैं कि 8वीं बोर्ड की वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन। वहां पर तो हमने देखा था कि बीएससीआर क्या करवा रहा है, जो केवल 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन करवा रहा है। लेकिन बात की जाए जब 8वीं की, लेकिन 8वीं के अंदर जो भी किसी प्रकार की वैकल्पिक परीक्षा, मतलब वैकल्पिक परीक्षा होती है जैसे हमने बोलते हैं सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री मतलब एक प्रकार से किसी विषय के अंदर फेल होने जाने के बाद जो परीक्षा ली जाती है तो वो क्या कहलाता है? आपका वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन करवाता है। वो कौन करवाता है? वो डाइट नहीं करवाता है, फिर वो आपका बीएससीआर ही करवाता है। फिर बात करते हैं आपकी विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना। विद्यार्थी सेवा केंद्र जिसके अंदर आप विद्यार्थी सेवा केंद्र के अंदर जाकर लगभग वर्तमान के अंदर 32 से 33 विद्यार्थी सेवा केंद्र है, जहां पर आप अपने जो अंक तालिकाएं हैं, जो आपके माइग्रेशन वगैरह हैं, वो मतलब एक प्रकार से सर्टिफिकेट वगैरह है, वो वहां से जाकर आप प्रदान कर सकते हैं विद्यार्थी सेवा केंद्र। तो विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना करना किसका है? तो ये भी बीएससीआर का कार्य है। भाषणों, प्रदर्शनों, शैक्षिक प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों का आयोजन करना, तो ये काम भी कौन करवाता है? आपका बीएससीआर करवाता है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। फिर बात करते हैं बीएससीआर की कुछ समितियां होती है। बीएससीआर की ये समितियां होती हैं, इन समितियों के अंदर सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। बस इतना ध्यान रखना। ये कौन कौन सी समिति है? पाठ्यक्रम समिति है, पाठ्यचर्या समिति है, परीक्षा समिति है, वित्त समिति है, आवेदन समिति है, मान्यता समिति है, मूल्यांकन समिति है। यानी कि एक प्रकार से पाठ्यक्रम निर्धारण करने की समिति, पाठ्यचर्या से संबंधित समिति, परीक्षा से संबंधित समितियां, मतलब एक प्रकार से इनको काम का आवंटन किया जाता है। इनके अंदर जो भी जो समितियां बनाई गई होती है इनका आवंटन किया जाता है। इनका कार्यकाल बात किया जाए, इनके अंदर सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो वही बात आ गई, 3 वर्ष का कार्यकाल। वहां पर निर्वाचित सदस्यों और मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। तो इन समितियों के अंदर जो भी सदस्य बैठते हैं तो उन सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। तो ये 7 से मतलब 6 से 7 समितियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसके अंदर बीएससीआर के अंदर ये समितियां हैं। बाकी कुछ इसके अंदर नया चीज नहीं है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर कुछ नहीं है ऐसी। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम समिति है, पाठ्यचर्या समिति है और परीक्षा समिति है, वित्त समिति है। वित्त समिति के अंदर आपको पता चल जाएगा वित्तीय संबंधित जानकारियां। मान्यता समिति जो आपको विद्यालयों को मान्यताएं प्रदान करते हैं उससे संबंधित आ जाएगा। आवेदन समिति जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उनके बारे में आ जाएगा। मूल्यांकन समिति लास्ट के अंदर जो मूल्यांकन करता है हर कार्य के बारे में, तो वो चीजें सारी आ जाएगी। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर आती है बीएससीआर की कैरियर मार्गदर्शिका। ये इंपॉर्टेंट है बीएससीआर की कैरियर मार्गदर्शिका। तो ये 4 प्रकार की मार्गदर्शिका होती है। किसकी है? बीएससीआर की। नाम क्या है? कैरियर मार्गदर्शिका। अब कौन कौन सी है इनके बारे में चर्चा करें तो ये है दिशा है। अब दिशा क्या कहती है? दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम, ये 4 क्या है आपकी जो मार्गदर्शिका है। तो 4 मार्गदर्शिका, लेकिन दिशा क्या कहती है कि दिशा है शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शिका है। मतलब शिक्षा से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित जो मार्गदर्शिका होती है आपकी, वो होती है दिशा होती है। अब बात की जाए दृष्टि की, तो दृष्टि है रोजगार अवसर मार्गदर्शिका, यानी कि रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली मार्गदर्शिका कौन है? तो दृष्टि है। फिर है गार्गी है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन मार्गदर्शिका। आपको पता है गार्गी पुरस्कार मिलता है, बच्चियों को मिलता है, तो ये बालिकाओं को मिलता है, तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन संबंधी मार्गदर्शिका आ जाएगी। फिर आती है प्राइम है निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर मार्गदर्शिका। तो यहाँ पे निजी क्षेत्र से संबंधित है और ये बालिका से संबंधित है, ये रोजगार अवसर से संबंधित है और ये शैक्षिक व्यवसायिक से संबंधित है। बस इतने से ध्यान रखने। गार्गी से आपको पता चल जाएगा बालिका से संबंधित है। प्राइम से समझ में आ जाएगा आपको कि प्राइम यानी कि प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र, प्राइम से प्राइवेट निजी क्षेत्र आ जाएगा। दृष्टि, और हमारी दृष्टि किस पे रहती है? हमेशा रोजगार पर रहती है, तो दृष्टि रोजगार अवसर मार्गदर्शिका आ जाएगा। दिशा, हमें दिशा प्रदान कौन करता है? तो शिक्षा ही हमें क्या करती है? दिशा प्रदान करती है और उससे शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शिका इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो ये 4 मार्गदर्शिका मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगी और बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एक उठ सकता है। प्राइम यानी निजी क्षेत्र, प्राइम से प्राइवेट याद रखना। गार्गी से आपको बालिका याद रह जाएगा। दृष्टि हमेशा हमारी रोजगार पर रहती है और दिशा हमें कौन प्रदान करता है? तो शिक्षा हमें दिशा प्रदान करती है। तो ये चीजें हो जाएगी। अब देखो, ये मतलब छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इतना लेंथी नहीं है, फिर भी
क्वेश्चन यहां से उठता है और जबरदस्त उठता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको बस इतना से ध्यान रखना है। जैसे बीएससीआर की संरचना आपको याद रखनी है, कौन कौन से सदस्य किस प्रकार के होते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, कब स्थानांतरित कब किया था, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसके अलावा बात की जाए तो इनके कार्य कौन कौन से हैं, इसके अलावा बात की जाए तो सबसे अंत में आता है आपका जो मार्गदर्शिका है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि छोटा सा टॉपिक है और ये आपको याद करना है। ये देखो आगे देखो, अब क्वेश्चन क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप फटाफट इसका क्या दोगे जवाब देखो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, कितने सदस्यों को क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। तो 7, 11, 17 या 27। तो मैंने बताया था कितने बताए थे, 17 राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। अगर विधानसभा स्पीकर का पूछ दिया जाए तो विधानसभा स्पीकर द्वारा पूछ दिया जाए तो वो क्या करता है, 2 करता है। विधानसभा स्पीकर कितने करता है, 2 सदस्यों को नामित करता है। एक अध्यक्ष होता है, 7 पदेन सदस्य होते हैं, 7 निर्वाचित होते हैं, 2 शिक्षाविद होते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। टोटल 36 सदस्य होते हैं। फिर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष। तो आपको पता है जो पदेन सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनके अलावा जो भी निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, चाहे वह अध्यक्ष ही क्यों न हो। तो उनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष का होगा। फिर बात करते हैं अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी करियर परामर्श सामग्री की मार्गदर्शिका प्रकाशित नहीं करता। ये देखो, ये मार्गदर्शिकाएं अपने को 4 मार्गदर्शिकाएं बताई थी, लेकिन वो 4 मार्गदर्शिकाएं हैं कौन कौन सी। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी करियर परामर्श सामग्री की मार्गदर्शिका प्रकाशित नहीं करता है। आपको पता है कि दृष्टि है, दृष्टि हमेशा रोजगार पर रहती है। दिशा है, दिशा हमें शिक्षा प्रदान करती है। गार्गी है, गार्गी बालिका को प्रोत्साहित करने वाली मार्गदर्शिका, बालिका शिक्षा को रोजगार, अरे दृष्टि से संबंधित रोजगार है, लेकिन यहाँ पे रोजगार मार्गदर्शिका नहीं होगी। एक प्राइम है जो क्या है, निजी क्षेत्र से संबंधित जो रोजगार के अवसर हैं उससे संबंधित मार्गदर्शिका कौन सी है, प्राइम है, न कि रोजगार है। आगे देखो, आगे है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह लोगों का ध्येय वाक्य क्या है। प्रत्येक चिन्ह का ध्येय वाक्य क्या है। ध्येय वाक्य बोल सकते हैं, आदर्श वाक्य बोल सकते हैं। क्या है, अभ्युत्थानम ज्ञानशील एकता सिद्धिर भवति क्रमजा या ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। तो आपको पता है सिद्धिर भवति क्रमजा है, ये जिसका मतलब होता है कि सफलता हमें कर्म करने से ही प्राप्त होगी। सफलता किससे प्राप्त होगी, कर्म करने से ही प्राप्त होगी। फिर बात करते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में सार्वजनिक परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम कब बना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, केवल आपको ऐड करना है वहां पे अपने नोट्स के अंदर लास्ट में जाकर कि क्या करना है कि राजस्थान में सार्वजनिक परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम कब बना। 1990, 91, 92 या 93 को बना। कब बना था अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताओ। तो ये बना था आपका 1992 में बना था। ये तो कोई दिक्कत नहीं, 1992 में सबको पता है, लेकिन अगर डेट पूछ ली जाए तो 8 नवंबर 1992 को, 8 नवंबर 1992 को ये बना था। अगर बात की जाए इसके अंदर संशोधन कब किया गया था, तो संशोधन की जब भी बात आए तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर संशोधन किया गया था 2022 में किया गया था। 2022 के अंदर जब भी इससे जो अनुचित साधनों की जब सबसे ज्यादा अनुचित साधनों का सबसे ज्यादा जब यूज किया गया था जिन दिनों के अंदर 2022-23 वाला, मतलब 2021-22 के अंदर आपको पता है जिससे पहले रीट की परीक्षा हुई थी 2021 में हुई थी क्या, 21 में जो रद्द की गई थी, तो उनके बाद में जो एक्शन लिया गया था तो अनुचित साधन को, उसके बाद में इसके अंदर संशोधन किया गया था। तो संशोधन कब किया गया था, 2022 के अंदर किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको पता है रीट की जो परीक्षाएं किसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है, तो बीएससीआर द्वारा ही करवाई जाती है। फिर बात करते हैं अपने स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा की। फिर आपको पता है ये होने वाली परीक्षा है वो 1 जून को होने वाली है और आपको जरूर इसके अंदर भाग लेना है। और एनडीसी क्लासेस का अपना जो ऐप है वहां पर जाना है और इसको डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड करना है, अगर कर रखा है तो आपको केवल क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन फीस मात्र रखी गई है आपकी 100 रुपए रखी गई है। 100 रुपए के बदले आप प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार में से जीत सकते हो, जिसके अंदर इनामी राशि आपकी रखी गई है 11,000 रुपए, 5100, 2100 रुपए। अगर आप ये 3 स्थान भी हासिल नहीं कर पाते हो तो भी आपको 4 से 10 स्थान पर रहते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ इनामी राशि प्रदान की जाएगी। कहां पर हो रहे हैं ये सारे के सारे, मतलब जो एग्जाम है वो कहां पर हो रहे हैं, तो ये आपके शहरों के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी बता दूं कि केवल यहाँ पर एक पेपर का आयोजन नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ पर दोनों पेपरों का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के और 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर के आपके सामने प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
ओके, कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना आप इससे संबंधित। इसके अलावा कुछ नई जानकारी आपको बताने लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रखा है तो आपको, अगर पहली बार आए हो तो यहाँ पे जाकर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे सारी सूचना यहाँ पर प्रदान की जाएगी आपको। फिर बात करते हैं अपना जो यूट्यूब चैनल है ये है, इसके अलावा अपना एनडीसी क्लासेस बीकानेर, वो मतलब दूसरा चैनल है, उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके अंदर 16K से ज्यादा सब्सक्राइबर है अपने। वहां पर जाकर आप उसको क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। यहां तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बता देना। तो आप इस सेशन से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना जो टारगेट है वो फर्स्ट ग्रेड पर रखिए। और जय हिंद, जय भारत।